माँ, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। तुम पांचों बैठो, मैं तुम लोगों के लिए अभी खाना लगाती हूँ। अरे सुमित बेटा, तू उल्टे हाथ से खाना क्यों खा रहा है? माँ, आज ईंट उठाते समय कुछ ईंट हाथ पर गिर गई थी, इसलिए हाथ में सूजन आ गई। लेकिन आप फिक्र मत करना, सुबह तक सूजन ठीक हो जाएगी। हे भगवान, ऐसे बेटे हर माँ को दे जो दिन रात मेहनत करके बिना अपने बारे में सोचे अपनी माँ का ख्याल रख रहे हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद तुम पांचों ने अपनी पढ़ाई छोड़कर बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मेहनत ही मेहनत की है। लेकिन तुम पांचों शादी कब कर रहे हो? तुम पांचों की शादी की उम्र हो चुकी है। माँ, अभी हम पांचों में से कोई भी शादी करना नहीं चाहता है। हम पांचों पहले कुछ बनना चाहते हैं ताकि हमारी आने वाली पत्नियों को किसी बात की कोई परेशानी न हो। मैं तुम पांचों की बात समझ सकती हूँ, लेकिन अब मेरी भी उम्र हो चुकी है। भगवान ना करे कल को मेरी आंखें बंद हो गईं, तो तुम पांचों का क्या होगा? इसलिए मैं अपनी मौत से पहले तुम पांचों का घर बसता देखना चाहती हूँ। माँ, ऐसा मत कहो। अगर आप यही चाहती हो तो ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। अपने बेटों की बात सुन कलावती बहुत खुश होती है और पंडित जी से कहकर अपने पांचों बेटों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। जिसके बाद कुछ ही महीनों में कलावती अपने पांचों बेटों की शादी करवा देती है। मेरी पांचों बहुओं, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे इस नए घर में। प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं है। माँ जी, हमारे लिए तो आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफी है। हमें आपसे इनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य का काम किया होगा, जो मुझे इस जन्म में इतने अच्छे बेटे और इतनी अच्छी बहू मिली है। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। कलावती की 5 बहुएं उसके पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और कलावती की 5 बहुएं घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और इन 5 की शादी को 6 महीने हो जाते हैं। माँ जी, देखिए ना, सुबह से मेघा और परीक्षा को उल्टी पर उल्टी हो रही है। लगता है उनकी तबीयत खराब है और कुछ खट्टा खाने का भी मन हो रहा है। जी माँ जी। हे माता रानी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे घर में 2 नन्हे मुन्ने खिलौने आने वाले हैं, जिनके साथ मैं खूब खेलूंगी। मेघा और परीक्षा, तुम दोनों माँ बनने वाली हो। कलावती की बात सुन मेघा परीक्षा बहुत खुश होती हैं और ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। जिसके बाद घर में सबको पता चलता है कि मेघा परीक्षा के साथ साथ सुमन, पूजा और पूनम भी गर्भवती हैं। 5 बहुओं के गर्भवती होने की वजह से कलावती बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी गरीब की जिंदगी में खुशी सिर्फ 2 पल की ही होती है। लाला जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम 5 भाई बरसों से आपके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं और आज आप हम 5 को नौकरी से निकाल रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम 5 मेरे पास बचपन से ही नौकरी कर रहे हो, लेकिन बदलते समय के साथ अब मार्केट में इन सभी कामों के लिए मशीनें आ गई हैं। तो मैं तुम क्यों 5 मजदूरों से काम करवाकर अपना पैसा बर्बाद करूं? इसलिए मैं तुम सभी मजदूरों को काम से निकाल रहा हूं। ये लो इस महीने की तनख्वाह, और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। 5 बेटे निराशा चेहरे पर लेकर अपने घर लौटते हैं, जहां वो सभी बात अपने परिवार वालों को बताते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? घर के इतने सारे खर्चे हैं, ऊपर से हम 5 भी गर्भवती हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पूरे गांव में कहीं पर भी रोजगार नहीं है, ऐसे में क्या करेंगे? गांव में रोजगार नहीं है, इसलिए हम 5 भाई ने सोच लिया है कि हम 5 शहर जाकर कोई नया काम शुरू करेंगे। हाँ माँ, हमने तो सुना है कि शहर में काम की कोई कमी नहीं है। वहाँ कम काम के साथ साथ अच्छी तनख्वाह भी है। हमें मिल जाएगी सब कुछ, और आप देखना हम सबकी जिंदगी कैसे बदलती है। बेटा, धीरे धीरे सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है। ऐसे मौसम में तुम लोग शहर में कैसे रहोगे? हमारा तो कोई वहाँ जान पहचान वाला भी नहीं है। माँ जी ठीक कह रही हैं। आप यहीं कहीं गांव में ही कोई न कोई काम देख लीजिए। तुम सब लोग उस चीज की फिक्र मत करो, हम 5 साथ में ही रहेंगे। बस तुम सब अपना और माँ का ख्याल रखना। हम जल्द से जल्द कामयाब होकर गाँव आप वापस लौट के आएंगे। जिसके बाद कलावती और उसकी 5 बहुएं अपने बेटे और पतियों को नम आंखों से विदा करती हैं।
कुछ हफ्तों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बढ़ती ठंड की वजह से अब कलावती की बहुओं की हालत खराब होने लगती है। हे भगवान, ये तो हमें कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। ठंड में शरीर पर ढकने के लिए गर्म कपड़ा नहीं है, ऊपर से इन दोनों की तबीयत भी खराब है। अब मैं क्या करूं? माँ जी, घर में थोड़ा सरसों का तेल रखा हुआ है, मैं उसे गर्म कर लाती हूँ और इनके हाथ पैरों की मालिश कर देती हूँ। शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाएगी, ताकि तबीयत भी थोड़ी सुधर जाएगी। मेघा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उनके दरवाजे पर खटखटाहट होती है। मेघा जैसे ही दरवाजा खोलती है, गिरधारी लाल जी, आप यहाँ? हाँ, तुमने अपने 5 बेटों की शादी के लिए जो मुझे याद दिलाने आया हूँ। चलो मेरे पैसे निकालो। गिरधारी लाल जी, मेरे 5 बेटों की नौकरी छूट गई है। वो नई नौकरी की तलाश में शहर गए हुए हैं। उनके आते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। 5 महीने हो गए हैं और तुमने अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया है। मैं तुम पर और विश्वास नहीं कर सकता। अभी का अभी ये मकान खाली करो, वरना मैं तुम सबको धक्के मार कर घर से निकाल दूंगा। गिरधारी लाल जी, मेरी 5 बहुएं गर्भवती हैं और हमारे पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं है। ऐसे सर्द मौसम में मैं अपनी बहुओं को लेकर कहाँ जाऊंगी? थोड़ा रहम कीजिए। कलावती के आंसू 5 बहुओं की हालत देखकर भी गिरधारी लाल को उन पर तरस ही नहीं आता और वो उन्हें सर्द मौसम में घर से बेदखल कर देता है और पैसों के बदले में उनका घर हड़प लेता है। कलावती अब 5 बहुओं के साथ इधर से उधर भटक रही होती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जिसके चलते 5 बहुएं कपकपा रही होती हैं। माँ जी, बहुत ठंड लग रही है, अब तो चलने की भी हिम्मत नहीं बची है। बहुओं, वो देखो वहाँ पर जो खेत है, एक काम करते हैं, हम सब आज रात उस खेत में पड़ी सूखी घास में ही रात गुजार लेते हैं। सुबह होते ही हम लोग कहीं न कहीं रहने का इंतजाम कर लेंगे। 5 बहुएं और कलावती उस खेत में जाती हैं और सूखी घास को ओढ़कर सो जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है, इस सूखी घास में तो मुझे बिल्कुल भी ठंड ही नहीं लगी। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई कंबल ओढ़कर सो रही हूँ। ठंड तो मुझे भी बिल्कुल नहीं लगी। परीक्षा बहू, तू क्या इतनी गहराई से सोच रही है? क्या कोई बात है? माँ जी, मैं सोच रही थी कि इस सूखी घास से हम लोगों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। क्यों ना हम इस सूखी घास से ही अपने लिए एक झोपड़ी बना ले और उस झोपड़ी में रहें। तूने तो बड़ी अच्छी तरकीब सोची है बहू। जिसके बाद कलावती जंगलों से कुछ बांस के डंडों को इकट्ठा करती है। वहीं कलावती की बहुएं खेतों से सूखी घास और सब सामान इकट्ठा हो जाने के बाद 5 बहुएं और सास मिलकर कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार अपनी सूखी घास की झोपड़ी का घर बना ही लेते हैं और उसके अंदर जाकर रहने लगती हैं। माँ जी, आखिरकार हमारा घर बनकर तैयार हो गया। हाँ बहू, तुम 5 की मेहनत आखिरकार रंग लाई, लेकिन अब मेरी बारी है। कलावती अब लोगों के घरों में काम करती है और अपनी 5 बहू की देखभाल करती है। ऐसे ही 9 महीने गुजर जाते हैं और 5 बहुएं अपने बच्चों को जन्म देती हैं। ऐसे ही एक दिन जब बहुएं अपने बच्चों और सास के साथ अपनी घास की झोपड़ी में बैठी होती हैं कि तभी वहाँ उन सबके पति आ जाते हैं। आप? माँ, हम लोग आ गए। माँ, हमें माफ कर देना, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। गांव वालों से हमें आप सबके बारे में पता चला कि आप लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हम आ गए हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई भाई गांव में ही अपना एक नया कारोबार शुरू कर देते हैं और जल्द ही 5 भाई मिलकर सबके रहने के लिए एक बड़ा सा मकान भी तैयार करते हैं, जिससे कब उन सब की जिंदगी बदल जाती है और अब वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। ससुराल। ये लावण्या बेटा कहाँ रह गई है? अभी तक घर नहीं आई। अपनी फ्रेंड की पार्टी में गई है, आने में लेट हो जाएगी। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, पूरी तरह से हाथ से निकल गई है। लगता है हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई है। चल श्रुति, मैं चलती हूँ। आराम से लावण्या, तूने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। डोंट वरी बेबी, आई एम ओके। लावण्या नशे की हालत में गाड़ी चलाने लगती है। नशे में होने की वजह से लावण्या को ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता है और उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। लावण्या घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ी होती है कि तभी वहाँ एक अनुराग नाम का लड़का निकलता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इन्हें तो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। कोई मदद करो मेरी। अनुराग जल्दी से लावण्या को अस्पताल लेकर जाता है, जहां ट्रीटमेंट के 4 घंटे बाद लावण्या को होश आता है। लावण्या बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना तुम्हें?
मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ अस्पताल में कैसे आई? बेटा, तुम्हें यह अनुराग हॉस्पिटल लेकर आया था। अगर अनुराग तुम्हें सही समय पर हॉस्पिटल लेकर नहीं आता तो न जाने क्या हो जाता। आप लोग ऐसा मत कहिए, यह तो मेरा फर्ज था। अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। लावण्या 1 हफ्ते तक अस्पताल में ही एडमिट होती है। इस 1 हफ्ते लगातार अनुराग लावण्या से रोज मिलने आया करता था। अनुराग दिखने में काफी हैंडसम होता है, जिस कारण लावण्या अनुराग से धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगती है। देखो अनुराग, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना पसंद नहीं है। तुम मुझे काफी पसंद हो। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी तरह अमीर परिवार से नहीं हूं, बल्कि एक गरीब परिवार से हूं। मैं और बाबूजी मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाते हैं। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने जो पूछा है तुम बस उसका जवाब दो। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? अनुराग भी कहीं ना कहीं मन ही मन लावण्या को मन पसंद करने लगा था, जिसके चलते वो ना नहीं कर पाता। लावण्या के माता पिता को भी अनुराग काफी पसंद होता है, जिसके चलते दोनों परिवारों की मर्जी से शादी हो जाती है। बहू, इस कलश को अपने दाएं पैर से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। क्या ये आप लोगों का घर है? इस झोपड़ी को कोई अपना घर कैसे कह सकता है? ये झोपड़ी तो मेरे घर के बाथरूम से भी छोटी है। इसका तो दरवाजा भी टूटा हुआ है और देखो छत से कैसे धूप घर के अंदर आ रही है। लावण्या, तुम फिक्र मत करो, ये सब हम धीरे धीरे ठीक करवा देंगे। तुम अंदर तो आओ, या बाहर खड़े खड़े ही बातें करोगी? ये सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत कौन है? इसके बारे में तो अनुराग ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। ये मेरे बड़े भाई सिद्धार्थ की पत्नी और इस घर की बड़ी बहू है। बड़े भैया की मृत्यु के बाद भाभी और मेरी भांजी कोमल हमारे साथ ही रहती है। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं। लावण्या मुंह बनाते हुए गृह प्रवेश करती है और ऐसे ही शादी का दिन बीत जाता है। अरे लावण्या, तुम उठ गई? देखो आज मैंने नाश्ते में तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पोहा और चाय बनाई है। ऐसे नाश्ते को तो मेरे घर के कुत्ते भी रिजेक्ट कर देंगे। इतना कहकर लावण्या रम्या के दिए हुए नाश्ते को उठाकर जमीन पर फेंक देती है। मैं सिर्फ कॉन्टिनेंटल फूड खाती हूँ, ना कि ये सब। लावण्या, क्या यही तमीज है तुम्हारे अंदर? एक तो इस गरीब घर में शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। इतना कहकर लावण्या वहां से चली जाती है। भाभी, मैं लावण्या की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं देवर जी, लावण्या को अभी इन सब चीजों में ढलने के लिए समय लगेगा। आप जाइए, नाश्ता कर लीजिए, मैं ये सब साफ कर दूंगी। लावण्या के ससुराल वाले दिल से बहुत अच्छे होते हैं, जिसके चलते वो लावण्या की सारी बदतमीजी को सहते हैं। लावण्या ना ही तो घर में किसी से तमीज से बात करती और ना ही कोई काम। ऐसे ही एक दिन गुजरते हैं। वाह यार, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। कितने दिनों के बाद मैं पिज्जा खाने जा रही हूँ। चाची चाची, मुझे भी पिज्जा दो ना, मुझे भी पिज्जा खाना है। बढ़िया आई पिज्जा खाने वाली, चल भाग यहाँ से। इतना कहकर लावण्या कोमल को धक्का दे देती है, जिससे कोमल गिर जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ कोमल बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने चाची से पिज्जा मांगा तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। लावण्या, अगर आपको पिज्जा नहीं देना था तो मना कर देती, लेकिन धक्का देने की क्या जरूरत है? पहले तो अपने पति को खा गई, अब मेरे पति के पीछे पड़ी हैं और उनके पैसे पर ऐश कर रही हैं। और तो और तेरी बेटी को मैं अपने पैसों का पिज्जा दूं? जुबान संभाल के बात करो लावण्या बहू। हमने आज तक रम्या बहू से इस तरह से बात नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे इस तरह से बात करने की? जैसी जिसकी औकात है उससे उसी औकात में बात करना चाहिए, समझिए आप? लावण्या की बात सुन रम्या अपने आंसू नहीं पोंछती और कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। दिन पर दिन लावण्या की बढ़ती बदतमीजी से उसके ससुराल वालों को काफी परेशानी होने लगी थी, लेकिन वो सब बर्दाश्त करते हैं। आज तो हमें लावण्या देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि हमारी बिटिया अपने ससुराल में क्या कर रही है। बस करो लावण्या, अब तो तुमने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। भला अपने ससुर जी से कोई इस तरह से बात करता है क्या? इन्हें शर्म नहीं आती? अपने बेटे की कमाई खाते हुए सारी जिम्मेदारी क्या मेरा पति संभालेगा? भूलिए मत, मेरे पास इतने पैसे हैं कि आप सभी को पाल सकती हूँ। लावण्या के माँ बाप दरवाजे पर खड़े खड़े सारी बातें सुन लेते हैं और बिना किसी से कुछ कहे वहां से वापस लौट जाते हैं। किस मुंह से हम समधन समधी जी के सामने जाएंगे
हमारी बेटी ने तो अपने ससुराल में हमारी नाक कटवा दी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद हमारी बेटी सुधर जाएगी, लेकिन ये तो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। आप उसके सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दो। जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो घमंड कैसे दिखाएगी। माला के कहने पर वैभव लावण्या के सारे क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद अब लावण्या के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, जिससे लावण्या और बदतमीजी करने लगती है और एक दिन अपना सारा सामान पैक कर अपना ससुराल छोड़कर मायके में आ जाती है। माँ, पापा, देखो मैं आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, मुझे यहाँ आने की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा नहीं, हमारा घर है। तुम्हारा घर वो है जिसे तुम छोड़ कर आई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने इतने अच्छे ससुराल वालों के साथ ये सब करते हुए? अगर उनकी जगह कोई और होता तो कब का तुम्हें धक्के मारकर निकाल देता। भूलो मत, अगर अनुराग ना होता तो आज हमारे बीच नहीं होती। बेटा जा, चली जा और अपने ससुराल वालों से माफी मांग। कहीं देरी ना हो जाए, ऐसे ससुराल वाले बड़े नसीबों से मिलते हैं। माँ, पापा, आज आप दोनों की वजह से मुझे एहसास हो गया कि जो मैंने अपने ससुराल वालों के साथ किया वो बहुत बहुत गलत था। मैं जा रही हूं उनके पास, शायद वो लोग मुझे माफ कर दें। लावण्या जल्दी से अपना सामान उठाती है और अपने ससुराल पहुंचती है। जा अनुराग बेटा, बहू को ले आ, अभी वो गुस्से में है। तू जाएगा तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। दादी, अब चाची क्या कभी दोबारा नहीं आएंगी? नहीं बेटा, चाची जरूर आएंगी। माँ जी, भाभी, अनुराग, पिताजी, आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि आप लोग सभी मुझसे इतना प्यार करते हैं। पैसों के घमंड में चूर थी मैं सारे रिश्ते नाते भूल गई थी। मैंने जो किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहू, रोना बंद करो। जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। हमने तो तुझे कब का माफ कर दिया है।